गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पढ़ रहे थे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका है मगर अब स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी अर्काट भी जो मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 1744 ईस्वी में यूरोप के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में भी तनातनी प्रारंभ हो गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेगे ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फ्रांसीसी सेना के ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया। फलतः दोनों सेनाएं के मध्य युद्ध स्थापित हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। सन 1748 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भी समझौता हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों के बीच शांति संधि स्थापित हो गई। मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस मिल गया। यद्यपि दोनों के बीच शांति हो गई, मगर इस युद्ध के कुछ बातों को जन्म दिया। कर्नाटक की हार से यूरोपीय युद्ध प्रणाली का श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। यूरोपीय कंपनी को यह बात समझ आ गई कि भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीतिक हस्तक्षेप करने में अपने प्रभुत्व में वृद्धि की जा सकती है। इस युद्ध से ने दोनों कंपनियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता तथा द्वेष, ईर्ष्या और अधिक वृद्धि कर दी। दोनों ने फ्रांसीसी कंपनियों ने देखा कि हम इनकी द्वेष और ईर्ष्या की भावना में पैदावार बढ़ाकर अपने राज्य को स्थापित कर सकते हैं और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार उन लोगों ने इसका फायदा उठाकर अपने अधिकार में वृद्धि कर ली। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अभी हम पढ़ रहे थे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक का था। अब हम आते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1748 से 1754 ईस्वी तक मध्य युद्ध हुए। सभी में उत्तराधिकारी मतलब कि मेरा अधिकार है, जो भी है, जो भी राज्य है, इसको मेरा है, मेरा अधिकार है, इस पे करके युद्ध चलता रहा। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को कर्नाटक में चांद शाह को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। फलतः युद्ध प्रारंभ हो गया। नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड एवं 10,000 वार्षिक की जागीर दी। उधर क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अर्काट का घेरा कर डाला। चांद साहब युद्ध में मारा गया। संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक और अंग्रेजों के और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी में प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार सभी में अपना अपना प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों और हैदराबाद के में फ्रांसीसी कंपनी में प्रभुत्व स्थापित वृद्धि हो गई। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनियों ने एक सेना वहां रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। इस प्रकार भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उन पर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका उनको मिल गया था। नया नियम बनाने के साथ साथ उन लोगों ने भारतीयों से पैसा भी लिया और उन पर नियंत्रण करने लगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया। फलतः भारत में भी अनेक मध्य युद्ध प्रारंभ हो गए। जनवरी 1762 में
वांडीस्वान्स के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। युद्ध में अंग्रेज कंपनी को विजय मिली। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। फ्रांसीसी कंपनियों को प्रभुत्व वाले जितने भी क्षेत्र थे सभी वो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार से उनका भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित का द्वार खोल दिया। जैसे ही फ्रांसीसी कंपनी से अंत होने लगा और ब्रिटिश सत्ता ने अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया और संपूर्ण भारत पर अब ब्रिटिश सत्ता का द्वार खुल गया था कि हम पूरे भारत पर हम कब्जा कर सकते हैं, अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अभी हम पढ़ रहे थे कर्नाटक का तटीय युद्ध, अब हम आते हैं आगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, अब आगे आते हैं। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह योग्य एवं कूटनीतिज्ञ शासन था। वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग स्वयं नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजवल्लभ का सहयोग प्राप्त था। अलीवर्दी खां का मेहनोई एवं सेनापति मीर जफर भी नवाब बनने का सपना देख रहे थे। ये सभी अंग्रेजों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी के लिए अत्यधिक नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया जा रहा था, जिससे राजकीय खजाने को नुकसान हो रहा था। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे, और बिना टैक्स दिए वो अपना व्यापार को करते जा रहे थे, जिससे कि राज्य कोष को नुकसान पहुंच रहा था। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्यवाही से नाराज होकर 4 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा। गवर्नर ट्रेक व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। 22 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। इस प्रकार से 22 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। अब हम आते हैं अलीनगर की संधि। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई मद्रास से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब युद्ध में पराजित हुए और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों का स्वीकार कर लिया गया। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757 हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।